हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन फिजिक्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। और ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाहे स्कूल हो, कंपटीशन हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं इसको पढ़ते भी नहीं हैं। इनफैक्ट स्कूल में भी ये पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पता है इससे क्वेश्चंस आने नहीं हैं और इसको नहीं भी पढ़ो तो कोई बहुत मेजर आपका लॉस नहीं होता है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्शन कराता है फिजिक्स की अनोखी दुनिया से। ये चैप्टर हमें हमारे आसपास जो भी फिजिकल फिनोमिना हो रहे होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, जो इंद्रधनुष हमारे बनते हैं, वो सब फिजिक्स कैसा उसमें इन्वॉल्व है और कैसे हम फिजिकल चीज़ों को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें फिजिक्स का इम्पोर्टेंस बताता है। फिजिक्स को अप्रिशिएट करने में और फिजिक्स को लव करने में हेल्प करता है। तो इस चैप्टर्स में हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है और उसका जो मैथमेटिक्स है उससे क्या रिलेशन है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स मतलब कहाँ कहाँ आपको यूज़ होता है, फिजिक्स कितना हमारे डेली लाइफ में घुसा हुआ है कि हम बता नहीं सकते हैं। और इसलिए फिजिक्स कितना एक्साइटिंग है ये भी हमें पता चलेगा। फिजिक्स हमारे टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी के लिए कितना यूज़फुल है ये भी हमको पता चलेगा। तो इसलिए ये चैप्टर जो है, भले ही इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और भले ही ये उतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये फिज़िक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारा जो स्कोप है फिज़िक्स का, ये हमें बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ब्यूटीफुल एंड एंटरटेनिंग जर्नी ऑफ फिज़िक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। तो देखिए, फिज़िक्स जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और जो ग्रीक वर्ड है जिससे फिजिक्स वर्ड डिराइव हुआ है उसका ग्रीक में मतलब होता है नेचर। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। फिजिक्स का कोई एक प्रिसाइज डिफिनेशन नहीं हो सकता है। फिजिक्स इतना वास्ट है और हर दिन इसमें इतने नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं कि इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, आज से 500 ईयर्स पहले लोगों को मन में ये धारणा थी कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और वो गोल नहीं है, गोल मतलब स्फेरिकल। तो आज से 500 महज 500 साल पहले ऐसा ये पता भी नहीं था कि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है। और आज हमें पता है कि दुनिया गोल है। यूनिवर्स की हम अगर बात करें तो स्पेस ट्रैवल की बात आज हम करते हैं, और आज तो हम पैरेलल यूनिवर्स, मेटावर्स और ये सब की बात ऐसे करते हैं जैसे कि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन आज से 200 साल 300 साल पहले ये सब एक सपना ही होगा। और कितनी सेंचुरीज से फिजिक्स जो है ह्यूमन काइंड की फैंटेसी को फुलफिल कर रहा है, ये मतलब हमारे बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे आदमी बर्ड्स को देखता था वो हवा में उड़ रही है, तो आदमी सोचता होगा कि काश हम लोग भी उड़ सकते। और आज हम एरोप्लेन्स में उड़ते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन ये सब में हम रॉकेट की फील्ड में जा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। उसी तरह अगर हम आज सबमरीन में पानी के अंदर जा सकते हैं तो ये सब फिज़िक्स के कारण पॉसिबल है। तो फिज़िक्स का स्कोप क्या है ये हमको समझने में अभी आगे हम देखेंगे कि इसका क्या स्कोप है। कमिंग बैक टू डेफिनेशन, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशंस इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी नेचर में हमारे फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं उसका स्टडी करना और उसको एक्सप्लेन करना, उसी को फिजिक्स कहते हैं। और रिचर्ड फेमन जो फिजिसिस्ट थे, उनके हिसाब से फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर, मतलब नेचर को ही समझना फिजिक्स है। तो ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल डेफिनेशन हो सकता है।
तो ये इन जनरल हम फिज़िक्स को डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एक डिफिनेशन है उसको रट लो वही आपका फिज़िक्स है। फिज़िक्स इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। फिज़िक्स हमें एक्सप्लेन करने में, नेचुरल फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, और नेचर में जो भी चीज़ हो रहा है उसको अगर एक्सप्लेन करने का हमारा प्रोसीजर है उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर इज़ फिज़िक्स। तो ये प्रिंसिपल्स इन फिज़िक्स क्या होते हैं? ये दो टर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन क्या होता है? टू एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। फिजिक्स में हम किसी भी फिजिकल फिनोमिना को किसी लॉ या कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया न्यूटन ने, और ग्रेविटेशन में देखा कि हाँ एप्पल गिरता है और दो मासेस में आपस में अट्रैक्शन होता है। तो लेकिन यही ग्रेविटेशन लॉ से हम प्लैनेट और सन का जो मोशन है उसको भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो द एफर्ट टू सी physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions। तो किसी एक लॉ से ही हम डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि इस लॉ से डिफरेंट कंसेप्ट्स को एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर पाना, उसको हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं। जिससे जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल दिया, न्यूटन्स ग्रेविटेशन। तो इससे हम दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन है उसको हम m1 m2 मान लेते हैं, और इससे हमें फोर्स पता चलता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यही ग्रेविटेशन जो है हमको प्लैनेटरी मोशंस भी एक्सप्लेन कर देता है। उसी तरह मैक्सवेल ने 4 फार्मूले दिए जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमको एक्सप्लेन करता है। तो मैक्सवेल्स मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या है? ये 4 बेसिक इक्वेशंस हैं जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पूरा एक्सप्लेन करता है। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, रिडक्शनिज्म। सबसे पहले तो ये इट इज़ एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इट इज़ एन एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इनटू सिंपलर पार्ट्स। इसका मतलब किसी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सिस्टम जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और बहुत एक बिगर सिस्टम है, उसका कंस्टिट्यूएंट्स के बीच के इंटरेक्शन को हम बहुत सिंपलर पार्ट्स से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को समझने के अगर किसी सिंपल प्रॉपर्टी से हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। एनसीईआरटी में भी इसका अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि बल्क सिस्टम्स में डील करती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा। लेकिन जैसे बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो ये आगे जब ये डिराइव किया गया, आगे जब हमको देखा कि हमने ये पढ़ा, तो हमने देखा कि इस बल्क सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करता है ये। तो वो जो बल्क सिस्टम है वो बहुत सिंपलर कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन उसी से हमने जब बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको देखा तो देखा कि वहाँ से ये भी एक्सप्लेन हो पा रहा है। तो उसी को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। और इट इज़ एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स हमने स्टार्टिंग में क्यों बोला? हमने इसलिए बोला क्योंकि
ऐसे ही फिजिक्स इवॉल्व होता है। अगर हम एक प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं और वो प्रॉपर्टी अगर हमारा किसी अलग फिजिक्स को डिफाइन करने में या अलग फिजिक्स को इवॉल्व करने में हेल्प करता है, तो उससे क्या है, फिजिक्स इवॉल्व होता है और फिजिक्स के बारे में हम और जानते हैं और फिजिकल फिनोमिना जो है, जो आज हमें नहीं पता है लेकिन हो सकता है कल उसके बारे में पता हो। इसी सब छोटे छोटे चीज़ों से वो आगे बढ़ के कॉम्प्लेक्स में यूज़ हो पाता है और एक्सप्लेन हो पाता है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। नेक्स्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये हमेशा रहता है कि फिजिक्स इम्पॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, या फिजिक्स का रोल ज़्यादा बड़ा है या मैथमेटिक्स का रोल बड़ा है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, लेकिन अब किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लॉज चाहिए, या उसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। और उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिकल फिनोमेना देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गो हैंड इन हैंड, एंड मैथमेटिक्स गो हैंड इन हैंड। जैसे देखिए, अगर कोई फिजिसिस्ट है, उसने कोई फिजिकल फिनोमेना देखा, आम आदमी एक है, उसने भी उस फिजिकल फिनोमेना को देखा। एक लेमैन भी अगर वही चीज़ देख रहा है, फील कर रहा है, और एक फिजिसिस्ट भी अगर वही चीज़ देख रहा है, फील कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? फिजिसिस्ट यूजेज मैथमेटिक्स एज अ टूल, और वो फिर उस फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, उसको प्रेडिक्ट करता है कि आगे अगर ये कंडीशन होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होगा तो ये फिजिकल फिनोमेना में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये फिजिसिस्ट जो है, मैथमेटिक्स जो है फिजिसिस्ट के लिए, फिजिसिस्ट के जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी प्रकार मैथमेटिशियन जो हैं, दे हेल्प टू डेवलप फिजिक्स। इसीलिए आप कभी देखिएगा, हिस्ट्री में जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे, तो साथ में बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है सर आइजैक न्यूटन। इनका फिजिक्स तो हम सब जानते हैं कि इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया, ग्रेविटेशन एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ ही ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने कैलकुलस, पूरा कैलकुलस जो है इन्होंने ही बनाया था। तो फिजिक्स को मैथमेटिक्स की ज़रूरत है और मैथ्स को फिजिक्स की ज़रूरत है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। अब आते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पे। तो देखिए, पहले तो ये जानते हैं कि स्कोप में हम फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक जो है वो लार्ज स्केल पे काम होता है उसमें, जो कि हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल स्केल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, बहुत बड़े स्केल पे। और इसमें जो फिजिक्स जो हम डील करते हैं, उस फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड्स मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। जो भी सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, जो कि हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हैं, उस लेवल के फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। और जो फिजिक्स इसमें डील करता है वो हमारा होता है क्वांटम फिजिक्स। और ये हमारा स्कोप में तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक डोमेन और एक आया है जो कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का है,
ये जैसे देख ली मैक्रोस्कोपिक, ये और माइक्रोस्कोपिक। इसके बीच का एक होता है मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये दोनों के बीच का जो स्केल है, स्केल यानी हम जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ये लार्ज स्केल है, ये स्मॉल स्केल है, और इसके बीच का है जैसे इट्स डीलिंग विथ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। ये एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च में आया है, लेकिन ये अभी हमारे स्कोप में नहीं है। ये आप जब हायर स्टडीज़ अगर फिजिक्स में ही कंटिन्यू करोगे तो ये आप आगे देखोगे। तो मैक्रोस्कोपिक जो है वो अगर डोमेन जो है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो फिजिक्स यूज़ होता है उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो फिजिक्स यूज़ होता है उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो स्कोप क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो हमारा जो फिजिक्स का जो पढ़ने का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, और हम 11th और 12th में मतलब कैसे उसको देखेंगे। तो हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बारे में देखते हैं, और हम 11th और 12th में कैसे हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला हम मैक्रोस्कोपिक देखते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक होगा। तो 11th में हम मैक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे और 11th में माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। उसी तरह 12th में हम मैक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे और 12th में स्कोपिक में क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए मैक्रोस्कोपिक में 11th में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा होगा थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखेंगे मोशन, जो कि जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पैराबोलिक मोशन होगा, ये हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम देखेंगे फोर्स कैसे लगता है, मोमेंटम कैसे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास पे कैसे मोमेंटम लगता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी और वर्क कैसे किसी बॉडी पे लगती है और कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, रोटेशनल मोशन। उसके बाद ग्रेविटेशन, ये हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में हम देखेंगे सैटेलाइट्स कैसे वर्क करते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं या मून हमारा अर्थ का कैसे चक्कर लगाता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स देखेंगे, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑसिलेशंस और वेव मैकेनिक्स, मैकेनिकल वेव्स देखेंगे सबसे पहले, जो कि हम साउंड देखेंगे। ये तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हीट इंजन और हीट ट्रांसफ़र, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। फिर 11th में हम माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे। 11th में माइक्रोस्कोपिक एज इन जनरल कुछ भी नहीं है। 12th में आप आते हैं, 12th में हम माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे। पहला देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और दूसरा ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनके बीच का इंटरेक्शन होता है, ये सब देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करंट। उसके बाद हम देखेंगे डिवाइसेस, फिर मैग्नेटिज्म देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, फिर अल्टरनेटिंग करंट। ये जो हम पहले करंट लिखे हैं वो डीसी है,
उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, जिसमें हम मिरर्स देखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन जिसमें हम लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, डिवाइसेस जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, डिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब 12th में माइक्रोस्कोपिक में हम पूरा क्वांटम फिजिक्स जो हमारे लेवल का होगा वो देखेंगे। जैसे हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया स्कोप ऑफ फिजिक्स कि हम अगले 2 साल क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्कोप जो है मतलब फिजिक्स का बहुत बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, क्वांटम फिजिक्स सब कवर कर रहे हैं। तो हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट है? तो सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग द डेली लाइफ फिनोमिना। फिजिक्स हमको जो डेली लाइफ फिनोमिना, जैसे जो भी डेली हो रहा है, बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रहा है, रेनबो बन रहे हैं, कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई मछली तैर रही है, ये सबको हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सेकंड, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, गेटिंग रिजल्ट्स टू प्रूव और रिफ्यूट थ्योरीज एंड टू कैरी न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रपोज न्यू थ्योरीज। इसका मतलब क्या है? हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उससे रिजल्ट आता है, उससे हम कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको हम प्रूव कर सकते हैं या रिफ्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा जो प्रेडिक्शन है उस लॉ के हिसाब से अगर वो प्रूफ हो जा रहा है तो हमने उस लॉ को इस्टेब्लिश किया, लेकिन अगर हमारे रिजल्ट्स उस लॉ के हिसाब से नहीं आ पाते हैं या फिजिक्स हमें दिखा रहा है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये थ्योरी हम रिफ्यूट करते हैं, वो थ्योरी को हम खारिज करते हैं। और फिजिक्स में हम नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और उससे नए नए थ्योरीज भी इवॉल्व होते हैं, नए थ्योरीज प्रपोज होते हैं। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस। सोसाइटी के लिए यूजफुल डिवाइसेस जो हम बनाएंगे और उसको फिजिकल लॉज को अप्लाई करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि हमारे जो डिवाइसेस हैं जो सोसाइटी में यूज़फुल हो सकें। जैसे टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, जनरेटर है, ये सारे डिवाइसेस जो हैं फिजिकल लॉ के हेल्प से ही बना हुआ है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड मेकिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज मोर एंड मोर रियलिस्टिक बाय कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो अगर हमारा जैसे कोई भी थ्योरी है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है और थ्योरी, उसको हम और अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हैं। जो आज एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं हो सकता है वो उतना डेवलप्ड नहीं हो, क्रूड फॉर्म में हो, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंटेशंस, नए नए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, अप्रॉक्सीमेशंस, ये सब से वो जो नए नए लॉज जो इवॉल्व होंगे वो और रियलिस्टिक होते जाएंगे। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों में कैसे हेल्प करता है ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले, न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स में अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो उससे नई टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे देखिए, आज हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल्स हैं, ये सब हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले ये सब नहीं थे। जब रिसर्चर्स ने सिलिकॉन पे स्टडी की और देखा, अरे इसमें तो नया एक फिजिक्स है, नई प्रॉपर्टी डेवलप हुई है
और उससे जाके फिर सेमीकंडक्टर्स डेवलप हुए, जिसके कारण कि हमारी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो सेमीकंडक्टर्स जो है जिसके कारण हमारी प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई और फिर हम उसको फिर न्यू न्यू डिवाइसेस बनाने में कामयाब हुए, जिससे कि कंप्यूटर रिवोल्यूशन हुआ। तो डिवाइसेस जो हैं नए डिवाइसेस बने और हमारे को जो नया कंप्यूटर रिवोल्यूशन जो बोलते हैं, टेक रिवोल्यूशन या कंप्यूटर रिवोल्यूशन बोलते हैं, वो हुआ। हमारी कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी हो गई। उसी तरह जैसे न्यू फिजिक्स में हमने देखा कि जब ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमारी फिजिक्स अच्छी हुई, तो उसमें हमने देखा कि अरे ईएम वेव्स तो हम अपने यूज़फुलनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमने इसको वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ किया। और आज हमारा जो भी डेटा ट्रांसफ़र और मोबाइल पे जो भी बात करते हैं वो इसी के कारण हो पाता है। कभी कभी कुछ एक्सीडेंटल डिस्कवरीज भी हो जाती हैं, नया फिज़िक्स डेवलप हो जाता है, उससे हमें आगे बहुत ही यूज़ आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब पढ़ते थे, एसी करंट जो होता था वो हमको नहीं पता था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो एक्चुअली में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अरे ये तो एसी करंट है, और एसी करंट में हम जानते हैं लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर इससे ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, इनका यूज़ हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ। और ये जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे, जो भी कंप्यूटर रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, ये सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि नया फिजिक्स कुछ डेवलप हुआ है और वो न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल नीड गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी को ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ह्यूमन की जो बेसिक रिसर्च करने की टेंडेंसी है, उससे धीरे धीरे रिसर्च बढ़ता गया और न्यू फिजिक्स उसमें डेवलप होता गया। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आदमी ने पहले बनाया था, उसके बाद उसमें देखा कि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना था। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक ऑल टुगेदर पूरा फिजिक्स एक नया डेवलप हुआ, जिसको आज हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसका स्टार्ट यहीं से हुआ था। आज हम बेशक जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, पावर प्लांट्स में, सब में यूज़ होता है। लेकिन इसका स्टार्ट जो था वो एक टेक्नोलॉजिकल नीड था, उसके कारण थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुआ। दूसरा, जैसे लिमिटेड फॉसिल फ्यूल से हम जानते हैं, कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ 100 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज हमें ये टेक्नोलॉजिकल नीड एक आई है कि हमें, एक तो ये लिमिटेड है और दूसरा ये पॉल्यूटिंग है। तो टेक्नोलॉजिकल नीड है कि क्लाइमेट को भी हमें बचाना है, तो उसके कारण हमारा जो नया डेवलपमेंट हुआ है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हमारा सोलर पावर, हाइड्रोजन सेल्स हो गए हैं, ये सब जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। फिर टेक्नोलॉजिकल नीड जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में, जैसे कोई बहुत ही माइन्यूट सर्जरी करनी है, बहुत ही एक्यूरेट सर्जरी करनी है, उसके लिए हमको बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और दूसरा, जैसे आजकल के फील्ड में क्या है, बायोमिमिक्स, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स जो हैं या हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को भी लगा सकते हैं, और वो आर्टिफिशियल ऑर्गन जस्ट वो ओरिजिनल ऑर्गन जैसे ही मिमिक करेंगे। तो ये हमारे मेडिकल इंडस्ट्री की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बायोमिमिक्स के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा चलते रहता है। अगर न्यू कोई फिजिक्स है उससे सोसाइटी को हेल्प मिलता है न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और अगर कोई सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल नीड की ज़रूरत है और वो हमको न्यू फिजिक्स को इवॉल्व करने में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर।
नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस प्ले करते हैं, हम 4 फोर्सेस जानते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या है और एक एक करके हम इसको देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो हम बात करते हैं हमारे आसपास जो ग्रेविटी है, जिसके कारण इनफैक्ट हमारा लाइफ पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हमारा एक एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता, और एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता तो हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट फोर्स है, लेकिन एक्चुअली में ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। और इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो किसी भी दो बॉडी जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और हम यहाँ जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी दो बॉडी, मान लीजिए m1 और m2 है और उसके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये Gm1m2 बाई r² होता है। G यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। हम ग्रेविटी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर के। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हो, कितनी भी दूर प्लेस्ड हो, उस पर कुछ ना कुछ किसी दूसरे बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही होगा, चाहे कितना ही माइनर फोर्स हो, लेकिन वो लगता ही लगता है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स कहा जाता है। तो एवरी बॉडी एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो इसलिए ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसका अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोले तो ये इन्फिनिटी तक ये फोर्स ऑपरेट करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है इसका इफेक्ट? It plays a key role in large-scale phenomena of universe, such as formation and evolution of stars, galaxies, galactic clusters. तो जो लार्ज स्केल फिनोमिना यूनिवर्स में हुए हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, गैलेक्टिक क्लस्टर्स, इनफैक्ट प्लैनेट्स, मून्स, और उनका जो भी मूवमेंट हो रहा है अराउंड देयर ऑर्बिट्स, जो हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, जो गैलेक्सी चल रही है, तो ये जो भी आज हमारा यूनिवर्स बना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के कारण ही बना है। तो आप समझ सकते हैं जैसे स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मीडियम नहीं होगा तभी ये फोर्स लगेगा, मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लगते रहती है, चाहे वो बॉडी इन्फिनिटी जितना दूर पे भी हो, चाहे पास में भी रखी हो, ये हमेशा दो बॉडी के बीच में लगती रहती है। और इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए, दो बॉडी है जिसका भी मासेस m और कैपिटल M मान लीजिए है, तो ये हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और हमेशा ही ये अट्रैक्टिव नेचर होता है इनका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख रहे हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है किसी भी दो बॉडी का। और क्यों होता है? क्योंकि उनके मास होते हैं। अगर कोई बॉडी मासलेस है, मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। ये याद कर लीजिए। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। इसका मतलब कितना भी दूर कोई बॉडी हो और कहीं भी हो, एक दूसरे बॉडी के कारण उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स पे। अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे Q1 और Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा KQ1 Q2 अपॉन r², ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है।
उसमें देखिए दो चार्ज हैं और उसका जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। ये हम अभी जो ऊपर बात कर रहे थे वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे, और ये चार्जेस को हमने रेस्ट पे माना था। तो चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तब उन पे जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और व्हेन चार्जेस आर इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड गिविंग राइज टू अ फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स उन पे लगने लगता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन जनरल इनसेपरेबल, हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए अभी हमने देखा था कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और चार्जेस अगर मोशन में होते हैं तो उन पे मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के मोशन और रेस्ट पे डिपेंड करता है, और इन जनरल ये इतने इंसेपरेबल हैं, एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट होते हैं कि इनको ऑल टुगेदर एक नया नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बोलते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम एज ए होल पढ़ते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल फोर्स है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल फोर्स का यही मतलब है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्टिव हमेशा रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस। तो इंटरेक्टिंग चार्जेस, अगर हम चार्जेस के बारे में देखेंगे तो चार्जेस दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। और हम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारा 10 तक है उसमें हमने देखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए ये फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये जस्ट उसके जो चार्जेस जो हैं इंटरेक्ट हो रहे हैं उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव हुए, दोनों पॉजिटिव हुए तो भी वो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो हमने देखा था कि वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन अगर हम फील लेना चाहें कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। किसी भी फिक्स डिस्टेंस पे अगर दो प्रोटॉन रखे हुए हैं तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम 1 माने तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 10⁻36 होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो आप सोच सकते हैं 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देख लिया कि दो चार्जेस पे लगते हैं, अगर रेस्ट पे होंगे तो कूलम्ब्स लॉ तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर मूवमेंट कर रहे होंगे चार्जेस तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इन दोनों को इतना इंसेपरेबल हैं ये दोनों कि इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, यूनिवर्सल फोर्स हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, जहाँ की आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। और ये अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फोर्सेस ये नेचर में रहते हैं लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं। और रेयर क्यों होते हैं? क्योंकि एक बहुत ही पर्टिकुलर एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसी में ये ऑब्जर्व किए गए हैं, इसलिए ये बहुत ही रेयर होते हैं। इट अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस।
और वो प्रोसेस क्या है, बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। तो किसी न्यूक्लियस का जो बीटा डीके होता है, ये हमारे उतने स्कोप में नहीं है, बस हम ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको देख लेते हैं। बीटा डीके जो हमारा न्यूक्लियस का होता है उसमें ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर होता है। अब बीटा डीके क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जब एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो, तब फिर बीटा डीके होता है। तो द न्यूक्लियस इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है और जो एंटी न्यूट्रिनो है ये अनचार्ज है, नो चार्ज। तो इसलिए फिर यहाँ पे बीटा डीके होता है। अब इसका स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इट इज़ नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट इट इज़ मच वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम जैसे जानते हैं वीकेस्ट है, उससे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से काफ़ी वीक होता है। तो अगर हम फोर्सेस का स्ट्रेंथ देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका रेंज के बारे में भी देखते हैं। ये जो होता है ये कोई लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता, ये एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्ससीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -16 मीटर। तो आप समझ सकते हैं ये न्यूक्लियर लेवल पे डील कर रहा है ये, तो ये बहुत ही एक्सीडिंगली शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये ऑर्डर जो है इसका 10 टू द -16 मीटर पे ये एक दूसरे पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जस्ट हमने अभी कंपैरिजन देखा था। इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारा है उसमें न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो मान लीजिए दो प्रोटॉन हैं, तो दो प्रोटॉन पे लाइक चार्जेस हैं, इस पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ये रिपेल कर रहे होंगे ईच अदर, लेकिन रिपेल कर रहे हैं और हमें पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने पावरफुल होते हैं। ये ग्रेविटी से 10 टू द पावर 36 टाइम्स पावरफुल हैं और फिर भी इतने पावरफुल फोर्स जो रिपेल्सन का फोर्स लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसको भी ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको बाइंड करके एक न्यूक्लियस जितने छोटे जगह पे इसको रखे हुए है। तो आप समझ सकते हैं इसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा। इट इज़ एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स। तो हमने देखा कि जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स हो रहा होगा उसको ये बाइंड करके रखने में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केपेबल है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर होगा क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। तो इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, हेंस इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। It is the strongest of all fundamental forces. It is charge independent. ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इट इज़ इक्वल फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी दो प्रोटॉन पे, दो न्यूट्रॉन पे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तीनों पे इक्वली लग रहा है। द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इसका भी रेंज जो है बहुत ही एक्सीडिंगली स्मॉल है इस फोर्स का, और इसका भी रेंज जो है न्यूक्लियर लेवल पे जाता है और 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज पे जाता है। और इट इज़ द फोर्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई।
तो न्यूक्लियाई जो हमारा है, हम देख रहे हैं कि उसमें तो रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको बाइंड करके रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और यही फोर्स है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कारण है। और इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। तो ये फोर्स जो है सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी पे लगता है और इलेक्ट्रॉन्स पे ये नहीं लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने के लिए है। तो एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस का। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे ऑपरेट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो भी है, जिस पे भी मास है, सब पे ऑपरेट करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। ये हमने जस्ट देखा कि बहुत रेयर होता है और बीटा डीके में ही ये मिलता है, इसलिए बहुत ही रेयर है, ये सब पे एक्ट नहीं करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल पे लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन पे ही लगता है, और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और ये इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीक होता है। इनका अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम 1 मान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 गुना कम होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे 10⁻13 गुना वीक होता है, और उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10⁻39 टाइम्स वीक होता है। तो ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इन फोर्सेस का कितना है। रेंज में हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हम देख रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे काम कर रहा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट, सब न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर और उससे भी छोटा साइज पे ये काम करता है। 10⁻16 मीटर इसका रेंज होता है एक्ट करने का। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी शॉर्ट होता है और न्यूक्लियर रेंज में ये काम करता है 10⁻15 मीटर। पूरे यूनिवर्स में अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और जो भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे हमारा फ्रिक्शन हो या टेंशन हो या स्प्रिंग फोर्स हो, कोई भी फोर्स है, वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी या कॉम्बिनेशन पे या किसी न किसी एक फोर्स पे उसी का रिजल्ट हो रहा होता है। अभी तक जो फंडामेंटल फोर्सेस हम देख पाए हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह एक ओवरव्यू ले लिया और एक कंपैरेटिव स्टडी भी किया, और कहाँ फिजिक्स हमें कैसे हेल्प कर रहा है वो भी हमने देखा, और फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है ये हमको देखने का मौका मिला। डू लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।